अगर आप राजनीति तभी कर सकते हैं जब आप दूसरे की गर्दन पे पैर रख करके आगे बढ़ने का आप में हिम्मत हो। क्योंकि राजनीति ऐसी चलती है भैया, राजनीति प्यार मोहब्बत से नहीं चलती, दिखती है प्यार मोहब्बत नहीं, चलती नहीं है ये जब तक आप दूसरे गले पे पैर रखेंगे। क्योंकि अगर दूसरा आपसे आगे निकल गया फिर आपकी वैल्यू खत्म है, अगर आपका एमएलए बनना है, एमपी बनना है। क्योंकि मेरे दिमाग में सबसे बड़ी बात यह थी कि आज भी नोएडा के अंदर हमारे गरीब बच्चों के लिए और लोगों के लिए हमारे यहाँ गवर्नमेंट एजुकेशन सेंटर बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ प्राइमरी तक है और मैक्सिमम 8 तक है, लेकिन अगर आप चाहे 12 तक के लिए मुश्किल से 2 कॉलेज हैं। अब बताइए कि जिसके यहाँ 15 लाख की आबादी हो वहां 2 कॉलेज से कैसे काम चल सकता है? कैसे इतनी इनके अंदर हिम्मत आती है कि सामने गोली चल रही है, बम चल रहा है, सब चल रहा है, उसके अंदर घुसना, ये ताकत कहाँ से आती है? ये जुनून कहाँ से आता है? ये जो जुनून है जो शहादत कराता है, आदमी को समझ में आना चाहिए कि किसी को कितने चलते हुए रास्ते में गोली लग गई मर गया, वो शहीद नहीं है। शहीद तो हुआ है जो सामने मौत साक्षात देख रहा है, निश्चित मौत है और फिर भी घुसा जा रहा है। जय हिंद, मैं हूं अमिताभ। मेरा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। आज लेके आया हूं नोएडा सोशल मूवर्स का दूसरा एपिसोड। पहले एपिसोड में आपने देखा डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव, फाउंडर प्रेसिडेंट नवरत्न फाउंडेशन से मुलाकात का पहला हिस्सा। आज देखिए उसी मुलाकात का दूसरा और आखिरी हिस्सा। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देखिए। आपके रिस्पॉन्स से हम बहुत उत्साहित हैं। अपने सुझाव देते रहिए, हम उनको शामिल करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो देखिए डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव से मुलाकात का दूसरा और आखिरी हिस्सा। हम जैसे समाज सेवी सैकड़ों आए हैं, सैकड़ों चले गए और सैकड़ों नए आएंगे, हमसे ज्यादा अच्छे आएंगे और बहुत बढ़िया आएंगे। कभी ये जिंदगी में सोचना कि मैं बड़ी चीज हूं या मैं बहुत समाज सेवी, ये बात नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जिस तरह आपने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया है, उस तरह से औरों के लिए भी अगर कोई करना चाहे तो उनको मैं बता दूं कि ये राह बहुत मुश्किल है और जब तक आपके परिवार का सपोर्ट ना हो, जब तक आप या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि साहब मैं अकेला रहूंगा। और मैं तो सिर्फ बोलता हूँ कि अगर मेरी पत्नी ना चाहे तो मैं समाज सेवा नहीं कर सकता। जी हाँ, और आपकी नहीं, किसी की पत्नी अगर ना चाहे तो समाज सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई आपको अगर आपकी पत्नी की बात कर रहा हूं। नहीं मतलब वो उसके लिए कह रहा हूँ लेकिन हाँ मतलब तो इसलिए क्योंकि हमारे सामाजिक दायित्व भी होते हैं, अपने परिवार के प्रति दायित्व होते हैं। तो जब आप समाज सेवा में उतरते हैं तो वो आपको ये सोच के उतरना चाहिए कि हाँ इसमें आपको परेशानी हो सकती है। आपकी जिंदगी का एक और एस्पेक्ट है जो आप अब तक आपने बताया नहीं हमें, और हम जानना चाहते हैं बहुत उसके बारे में। वो आपने एक ये 2 सवालों का क्वेश्चन है ये। मतलब पहला सवाल कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप पॉलिटिक्स में गए थे, आप एक बार शायद चुनाव भी लड़े हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल वर्क को एक के बाद वो सोचते हैं कि ये हमारा अगला लॉजिकल स्टेप होगा राजनीति। तो ऐसे लोगों के बारे में आपको क्या एडवाइस है? ये 2 सवाल मेरे। देखिए, जो राजनीति है वो भी एक प्रकार से समाज सेवा ही है देखा जाए तो। अब लेकिन राजनीति जो शब्द आ जाता है तो राजा की नीति बन गई। मतलब आपका सामाजिक जीवन में के अलावा अब जो आपका राज चल रहा है उसमें क्या क्या नीतियों का निर्धारण है, ये राजनीति है। और इसमें आदमी जो वर्तमान जो समय है ना, देखिए मैंने चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ने के मेरे एक अलग ही तरीका डिफरेंट था और उसका मेरा प्रोजेक्शन डिफरेंट था। मैं कहने को तो हमने बड़े बड़े अच्छे बना दिए, तो मेरा ये था कि कम से कम अगर मैं एमएलए बनता हूँ तो गरीब बच्चों के लिए कम से कम 1 नहीं 2 सेक्टर में 1 स्कूल खोलने का प्रयास, कम से कम 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, यूनिवर्सिटी तो यहाँ बहुत सारी खुल रही है। आप देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो कितने धड़ाधड़ आराम से खुल जाते हैं, ये गवर्नमेंट के क्यों नहीं खुलती आज तक समझ नहीं है। और इसी पे बात हमने सबसे करीब सबने जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से उनसे भी बात करी, लेकिन कहीं अभी हमें उसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो ये सोच करके मेरा था कि कुछ करेंगे, लेकिन वो कुछ सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे कि जब मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आ गया, लेकिन ना तो किसी पार्टी का टिकट मिला, ना हमने ट्राई किया, ना इंडिपेंडेंट था। लेकिन एक बात ये समझ में आ गई राजनीति के अंदर जब हमने लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद एक बात समझ में आ गई, अगर राजनीति करनी है तो आपको बहुत निष्ठुर बनना पड़ेगा। निष्ठुर होना बहुत जरूरी है।
आप ऊपर से तो दिखाते रहिए कि आप बड़े दयावान हैं, लेकिन अंदर से दिमाग के अंदर बड़ा शूड होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और कभी कभी मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं कि अगर आप राजनीति तभी कर सकते हैं जब आप दूसरे की गर्दन पे पैर रख करके आगे बढ़ने का आप में हिम्मत हो। क्योंकि राजनीति ऐसी चलती रही है, राजनीति प्यार मोहब्बत से नहीं चलती, दिखती है प्यार मोहब्बत, नहीं चलती नहीं है ये जब तक आप दूसरे गले पे पैर रखेंगे। क्योंकि अगर दूसरा आपसे आगे निकल गया फिर आपकी वैल्यू खत्म है। लेकिन एक बात बड़ी मजेदार आई कर्नल साहब, हम एक गांव में गए, हमने उनसे बोला कि भाई हमें ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें करना है। तो उन्होंने बोला साहब हम तो वोट आपको देंगे नहीं, क्योंकि हम तो फलाना फलाना को तय कर बैठे। तो बातचीत चलने लगी, हम बैठे रहे, 1 घंटा बात किया, जानने की कोशिश की भाई गाँव का क्या रुख है, लोगों का क्या रुख है। तो कहते हैं ना एक आप मिठाई के टुकड़े से मालूम कर लेते हैं कि क्या हाल है दुकान कैसी। तो जब वहां बात होने लगी तो वहां पे एक बुजुर्ग आए, तो वो पूछे तो बोतल लाया कि ना लाया भैया। तो हमने कहा हम तो बोतल पिलाने वाले में नहीं है, तो मतलब वोट कैसे मिलेंगे। तो हमने कहा क्या मतलब आपका। तो उन्होंने कहा भैया बात असल ये है, यहाँ चलता है काफिया, ये काफिया बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है बताइए। बोला काफिया ये है जिसने पिलाई देसी उसकी वोट कैसी, जिसने पिलाई देसी उसकी वोट कैसी, जिसने पिलाई रम उसको वोट मिले कम, और जिसने पिलाई विस्की सारी वोटें उसकी। तब समझ में आया कि राजनीति का ये भी पहलू है, इलेक्शन में ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। तो अब आप इसलिए रीजन रखिए कि आप आराम से चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं तो कमर कस के आइए, समाज सेवा ध्यान में रखिए, दिल में रखिए समाज सेवा, और दिमाग में कुछ और सोच के आइए तो आप सब कुछ। बहुत अच्छा। और वाकई राजनीति सबके लिए नहीं है, इसके लिए आपको बहुत जो बातें आपने कही एकदम, और चूंकि आप तो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ एकदम। मैं एक लाइन कहना चाहूंगा जी हाँ। इलेक्शन लड़ने के टाइम में राजनीति में मैं 2 बातें क्या समझ में आई कि एक तो यहाँ पे अभी भी जातिवाद जाने वाला नहीं है। हाँ। और आपको मैं ये बताऊं कर्नल साहब कि जो आपके संग 30 साल से खाना खा रहा है, बैठ रहा है, बातचीत कर रहा है, वो भी आपको वोट नहीं दे रहा है। आपके सगे लोग वोट नहीं दे रहे, क्यों? हमारा वोट खराब ना हो जाए। अशोक जी तो हारना है तो वोट नहीं चलता। ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें जी 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 अशोक जी, आप समाज सेवा में इतने दिनों से, वैसे भी आप बहुत काम करते हैं, तो कभी आपको अगर स्ट्रेस होता है तो आप अपने को डी स्ट्रेस कैसे करते हैं? अब हो गया स्ट्रेस। अब आपने क्वेश्चन पूछा, अब स्ट्रेस हो गया। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पहलू ये है कि मैं स्ट्रेस लेता नहीं। जी हाँ, मैं ये तो कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिंदगी में दुश्वारियां भी बहुत आई थी। जी जब मैं 21 साल का था तभी पिताजी चले गए थे, तो तब भी दिमाग नहीं था कि मैं सोचूं क्या करूं। मेरे को याद है कि लोगों ने मेरे को बहुत समझाया। मैंने क्यों समझा रहे हो भैया, क्या बात हो गई। मैंने कहा मुझे पता है मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन मेरे पास अच्छी नौकरी है, मैं काम कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई जिंदगी में। और मेरा हमेशा डी स्ट्रेस अगर भी वर्ड अगर इस्तेमाल करें तो एक तो सर्कमस्टांसेस को समझ लेता हूँ कि क्या ये मेरे फेवर में है कि नहीं है। अगर मेरे फेवर में नहीं है तो मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करता हूँ। अगर मेरे फेवर में है तो उसको पॉजिटिव वे में लेकर काम कर देता हूँ। अगर कभी किसी ने मुझको बहुत बड़ी गाली भी दे दी ना तो मैं कहूँ चल ठीक है भैया, तुझे आज मूड मिल गया। अब क्या मुझे एक्सेप्ट नहीं करना ना, मैं आपकी गाली को क्यों स्वीकार करूं जब ये गाली मेरे बनी नहीं है। तुम्हारे को तो क्या, तुम तो भैया कुछ भी बोलो, तुम्हारी तो जुबान है ना, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन इसके अलावा सर्कमस्टांसेस केवल यही नहीं होते हैं। आफ्टर मैरिज कई सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं तो सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, जब उनकी शादी करनी तो सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। आपके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं और आपके घर में और भी समस्याएं हैं, लेकिन और सॉरी माता पिता समस्या नहीं कह रहा मैं, उसके अलावा बात कर रहा हूँ। तो कई चीजें ऐसी हैं जो कि आपको स्ट्रेस पे लेकर के आती हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा तरीका यह है कि जिंदगी को बहुत ही लाइट आराम से चलिए। रोजाना सुबह शाम एक्सरसाइज करिए, सुबह तो कर ही लीजिए, शाम को नहीं करिए, घूम लीजिए। और अगर संगीत में रुचि है अगर आपकी, तो संगीत सबसे बड़ा साधन है डिस्ट्रेस करने का। संगीत को सुनिए। अगर आप कितनी भी समस्या हो, अगर आपके घर में कुछ भी हो, बीमार भी आदमी पड़ा हो, कुछ भी हो, थोड़ा संगीत सुन लीजिए, बस इससे बड़ी बात जिंदगी में क्या बात है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। और संगीत से बड़ा स्ट्रेस बस्टर नहीं है। और
बाकी आपके हॉबीज और इंटरेस्ट क्या क्या हैं और क्या आपको समय मिलता है उनको फॉलो करने का, क्योंकि आप इतने व्यस्त रहते हैं अपने एंगेजमेंट्स में? कर्नल साहब, मेरे तो हॉबीज नहीं मालूम पड़ती क्या थी। मैं जब सोचता ये मेरी हॉबी तो मैं वही काम कर रहा होता हूँ। इससे अच्छा क्या हो सकता है? मेरा पैशन ही प्रोफेशन, जी जी, प्रोफेशन वापस पैशन। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है ना। तो मैं तो कभी इस जिंदगी में मैंने हॉबीज था, जैसे कि बचपन में मेरे को हॉबीज थी किताब पढ़ने की थी, तो मैं खूब किताबें पढ़ता था, फिल्म देखता था, फिल्म वगैरह बड़े हॉबी थी। लेकिन हॉबीज एग्जैक्ट वर्ड जो है वो ये होता है कि जब आपके पास समय हो तो समय को काटने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, क्या चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें मेरा जो संगीत है ना, जो मेरे ये कहा जाए म्यूजिक वर्ल्ड है, संगीत है, डांस है, थिएटर है, ये मेरे हॉबीज में बहुत रहे हैं जी। और रीडिंग रहा है, और लेकिन मेरे को बात करना बहुत पसंद है। बातचीत जो है ना वो भी एक डिस्ट्रेस, ये भी हाँ बिल्कुल हाँ, मुझे बात करना, और लोग मुझे बहुत बचपन में बोलते बहुत बातूनी है लड़का यार, लेकिन आज सब मुझसे ये बोलते नहीं जो बात करता था अच्छी करता था। आज भी मुझे कई लोग मिलते हैं पुराने जो कि पापा के उम्र के 92-93 ईयर्स के हैं, तो बोलते नहीं मेरे को यार तेरे ऐसा लड़का नहीं मिला। तो मेरी एक वो हॉबी जो थी लोगों से मिलना मिलाना ये ज्यादा रही है। लेकिन अगर वाकई हॉबी की बात करें तो दो चीजें हॉबीज में ज्यादा रही है, एक तो पढ़ने की और एक संगीत की। ओके, तो आपकी कौन सी फेवरेट बुक कौन सी है आपकी? फेवरेट बुक मैं आपको बताऊं कि मैंने स्वामी विवेकानंद को बहुत पढ़ा है। ओके, और काफी अच्छा पढ़ा है जी। तो उनकी दो किताबें थी, एक थी योद्धा सन्यासी जो कि लिखी थी नेहरू साहब थे, शायद उनका नाम याद नहीं रहा कि, और दूसरी मैंने देवकी नंदन गौतम साहब की थी, कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद। ये दो किताबों में पढ़ा था। और जो देवकी नंदन गौतम जी की किताब थी उसमें स्वामी जी के कई प्रश्नों के ऐसे पहलू थे कि जो कि जिंदगी को हिला के चले गए। पहले मैं जिंदगी को अभी इतना सीरियसली लिया नहीं, लेकिन स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया कि हमारी जिंदगी बनी किस लिए, ये हम क्या करने आए यहाँ पे, क्या क्या मौज मस्ती करने आए ये। तो ये था। लेकिन इसके अलावा जो किताबें हैं जो मेरी है वो मैं रामायण के अंदर मैं सुंदरकांड का बहुत ज्यादा पुजारी हूँ, और पिछले 45-47 साल से मैं सुंदरकांड रोज तो नहीं पढ़ता हूँ, पूरा नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन 2 छंद हमेशा पढ़ता हूँ, समझता हूँ। और गीता का 18वां अध्याय मैं रोज पढ़ता हूँ। हाँ, मेरा उसका रहता है, क्योंकि वो सारा मोक्ष संन्यास का वो है, तो वो कुछ ऐसी चीजें हैं कि कभी कभी मैं भी सोचता हूँ ये जिंदगी में आ कैसे गए, ये मतलब कैसे इंटरेस्ट आ गया। तो लेकिन मेरा सुबह उठ करके जो सबसे पहले जो काम होता है वो गीता को, सुबह जब मैं पूजा करता हूँ तो मैं गीता का पाठ जरूर करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। हर रोज जो दोहा, जो उसमें श्लोक है, श्लोक का जो मतलब लिखा होता है, अनुवाद होता है, हर अनुवाद का डेली एक नया मतलब निकल जाता है। अभी मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसको पढ़ के मेरे को भी अचंभा हुआ, उसमें काफी चीजें पढ़ी जो हमारे इसके हुआ था, विजय कारगिल। कैप्टन विजय के ऊपर जो किताब थी, तो मैंने कभी उसके बारे में इतना, मैं क्योंकि मैं विजय को पूरे देश के जितने भी हमारे शहीद है उनको मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। आप तो खुद ही एक इतने बड़े योद्धा सेनानी रहे हैं, हमने श्रीलंका में इतना बड़ा काम किया है। तो लेकिन मेरे को ये लगता था कि ठीक है शहीद हो गए, मैं कभी बुरा नहीं मानेगा, लेकिन जब मैं इनके कांटेक्ट में आया परिवारों में, जब मैंने जाके देखा और मैंने देखा वो परिवारों का अपने बच्चों के प्रति या अपने पति के प्रति जो समर्पण भाव देखा, उससे मैं दहल गया। मैंने कहा यार हम लोग क्यों समझते मरिया मरिया, लेकिन बुरा नहीं मानेगा, आजकल दुनिया में यही है, मैं सुनता हूँ। लेकिन जब मेरे को इनका आज 25 साल हो गए मेरे को परिवारों से मिलते हुए, आज मैं इनको भगवान से ऊपर मानता हूँ। भगवान है, उससे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ मेरे सामने यही भगवान। तो जब मैंने विजयंत के बारे में पढ़ा, कैप्टन शशिकांत शर्मा के बारे में पढ़ा, जब मैंने कर्नल क्या कहते हैं मेजर वो थे नौरियाल के बारे में पढ़ा, और भी यहाँ पे थे कई के बारे में पढ़ा, सब में जाना कि ये कैसे इतनी इनके अंदर हिम्मत आती है कि सामने गोली चल रही है, बम चल रहा है, सब चल रहा है, उसके अंदर घुसना, ये ताकत कहाँ से आती है, ये जुनून कहाँ से आता है। ये जो जुनून है जो शहादत कराता है, आदमी समझ में आ चाहिए कि किसी को कितने चलते हुए रास्ते में गोली लगी मर गया, वो शहीद नहीं है। शहीद तो वो है जो सामने मौत साक्षात देख रहा है, निश्चित मौत है, और फिर भी घुसा जा रहा है।
वो मैंने जो किताब पढ़ी विजयंत की ना, वहां से मैं, तो वो मेरी लास्ट किताब, उसके बाद से तो मैंने बाकी रामायण तो वही पढ़ता हूँ जी। ये किताबें हैं कई कई मेरे को। और नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये बताइए आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी? फिल्म देखते कि नहीं आप? खूब, जिंदगी में इतनी फिल्में देखी, मैं अभी देखता हूँ, रात को मौका मिल जाए देखता हूँ जी। देखिए फेवरेट फिल्म, 3 फेवरेट फिल्म्स का नाम बताइए। मैं आपसे ये इसलिए पूछो 2 कारण से, तो जानना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी 3 फेवरेट फिल्म और आपकी 3 फेवरेट फिल्म में एक भी ऐसी है या नहीं है। देखिए मेरे तो अमिताभ बच्चन की फिल्में मेरी बड़ी फेवरेट रही है जी, ठीक है ना, और आमिर खान की काफी मेरी रही जी। और अगर फेवरेट फिल्म मेरी, एक तो मेरी गाइड थी। अच्छा, गाइड मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। गाइड में जो वो बाहर जी जी जी। दूसरी मेरे को अमिताभ बच्चन की जो फिल्म थी वो अमर अकबर एंथनी, ओके, वो दैट वाज माय वन ऑफ द बेस्ट मूवी। और फिर आमिर खान की जो थी वो वाली क्या कहते हैं, जिसमें वो काफी फेमस पिक्चर रही है उसकी, उसमें जो साइकिलिंग करता था, लाल सिंह चड्ढा। नहीं लाल सिंह चड्ढा नहीं। अच्छा, जो जीता वही थी, जो जीता वही सिकंदर। तो ये है। और इसके अलावा तो मतलब फिल्में देखी बहुत सारी हैं। अब हजारों फिल्मों में से 3 फिल्में निकालना, मैंने बता तो दिया, चलिए ठीक है। अगली बार पूछे तो कोई नहीं 3 निकला। नहीं, आपने जो, मैं इस बात से खुश हूँ कि आपने जो 3 बोला उसमें से एक तो मेरी भी है, गाइड। मेरी गाइड बहुत मतलब मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि वो फिल्म जो थी वो डिफरेंट थी, बिल्कुल डिफरेंट थी, अपने समय से बहुत आगे थी। वो देवानंद की सोच को दिखाती थी, और देवानंद तो मेरे बहुत ही एक्टर्स में से बचपन में देवानंद उनके घूमता था। देवानंद से शुरू हुआ, फिर राजेश खन्ना पे पहुंचा, और फिर तो खैर बहुत बहुत अच्छा लगा ये। और चलिए अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ खेलेंगे। जब फिल्मों की बात हो रही है तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे जो फेवरेट ऑल टाइम एक्टर तो ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन से आगे कोई नहीं है, और लेकिन हाँ साथ में मेरे वो दिलीप कुमार भी मैं मानता था उनको। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे मेरी फेवरेट हीरोइन कौन है, अगर क्वेश्चन नहीं पूछा, ये तो जरूर पूछना चाहिए था। फेवरेट नहीं है, मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, लेकिन फेवरेट हीरोइन जो है आज तक, बचपन से लेकर आज तक एक ही है, मधुबाला। वाह, वो तो बात सही है। वीनस ऑफ इंडियन फिल्म। आज भी कोई मुझसे पूछता है कि भाई ये, मैंने कहा ना भैया, जो मधुबाला का था ना वो मतलब वो दिमाग से जाता ही नहीं, वो चीज। बिल्कुल बहुत अच्छी बात। हाँ, मधुबाला तो मतलब ऑल टाइम ग्रेट बहुत ही अच्छी है, और वैसा कोई नहीं हुआ उतना सत्य। लेकिन क्या वो दर्द भरी जिंदगी साहब, देखिए कि वो दर्द भरी जिंदगी में भी आपको खुशी देगी। हाँ, खुशी दी, लेकिन मुझे जब मैंने वो मधुबाला की पूरी कहानी पढ़ी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना रूप वो, और बहुत अंत तो उनका बहुत ही दर्दनाक। यही जिंदगी है। और चलिए आपसे रैपिड फायर शुरू करते हैं, और देखते हैं आप किसी क्वेश्चन को बचाते तो नहीं है। पहले बताइए, पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस? सोशल सर्विस, ये तो आसान था। अगला सवाल, मदर टेरेसा या कैलाश सत्यार्थी? मदर टेरेसा। क्यों कैलाश सत्यार्थी, क्यों नहीं? कैलाश सत्यार्थी अभी है फिलहाल, लेकिन कैलाश सत्यार्थी ने भी अगर कहीं से प्रेरणा ली होगी तो मदर टेरेसा जरूर। बहुत अच्छी बात। क्या मोहम्मद रफी, किशोर कुमार या मुकेश? ऑल टाइम किशोर कुमार। क्या बात। आई नो। अच्छा, अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जो आई वो गाय या शीत कवच? शीत कवच। ओके। और सिलाई सेक्टर या कंप्यूटर सेक्टर? नाउ कंप्यूटर सेक्टर। अब कंप्यूटर। ओके। ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम? ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम? फेसबुक। ओके। नवरत्न या एक्टिव एनजीओ? Of course, without Navratna there is no दिवाकर या श्रेया बासु? दिवाकर। ओके। उन्होंने पहचान दी हमें। श्रेया बासु बाद में आई है, लेकिन मेरे को उसके लिए शुभकामनाएं हमेशा से रहेंगी
जी। इनके बारे में आज हमने बात नहीं करी, कभी फिर करेंगे इन बच्चों के बारे में। जी हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ से परंपरा ठाकुर भी निकली है, जी, जो कि आज इस समय फेमस प्लेबैक सिंगर भी है। हाँ। सचिन टंडन उनके पति हैं। जी। तो ऐसे तो बहुत सारे, हाँ। लेकिन दिवाकर है जी, जिसने हमको नवतन को जिंदगी भी दी है। ओके 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 ओके। तो देखिए, संगीत की इतनी बातें हुई, संगीत आपका फेवरेट है और किशोर कुमार आपके फेवरेट सिंगर हैं। तो हम प्रोग्राम का अंत, हम मुलाकात का अंत हम चाहेंगे कि आपके गाने से हो। हे भगवान, नहीं, जरूरी है ये भी जरूरी है क्या? ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम आपको इस इंटरव्यू के बाद स्ट्रेस करना चाहते हैं। आप तो स्ट्रेस नहीं हुए ना। ये इसमें कोई शक नहीं कि मेरा फेवरेट जो सिंगर है वो किशोर कुमार है, और किशोर कुमार के गाने मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ किशोर कुमार का नहीं है। Okay. वो देवानंद जी का, जैसे मैंने कहा ना, बचपन से हमारे ऑल टाइम फेवरेट, और हेमंत कुमार का गाना है। अच्छा। फिल्म 16 हाँ। और समझ गए कौन हाँ, सा? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो चलिए, बिना म्यूजिक के लेकिन सारा म्यूजिक रहेगा। मैं बहुत अच्छा सिंगर ना था, ना हूँ, कभी होऊंगा, और ना तो मैं कर्नल अमिताभ से अच्छा गाऊंगा। तो जो भी गाऊंगा मैं, आप उसको झेल लीजिएगा। लेकिन जिंदगी में आपका दिल हमारा है। जिंदगी में बगैर संगीत के गुजारा नहीं मैं है। इसमें तबला बजाऊंगा। क्या हो सकता है? तो फिर आप आगे आ है। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। जमाने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, सीधा प्रीति जी पे ही आएगा। बढ़िया, वही मैं कह रहा था कि आपका दिल कहाँ है वो तो हम लोग को पता है। और थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत ही बढ़िया गाया, और बहुत अच्छा लगा अशोक जी आपसे बात करके। इतनी बात हुई, आपने हमें इतना समय दिया, और थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए आपको। कर्नल साहब, मैं चाहता हूँ ये सोशल मूवर जो आप, नोएडा सोशल मूवर जो आपने शुरुआत की है, ये ताज जिंदगी चलती रहे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। इतने सारे सोशल वर्कर निकले, और मैं चाहता हूँ कि इसमें कर्नल अमिताभ अमित का नाम इतिहास में नहीं, मेरा नाम इतिहास में आया ना है, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं सब जितने भी अगर सोशल मूवर्स हैं, अगर उनको एक छोटा मोटा प्लेटफॉर्म, कोई बहुत ज्यादा लोग तो नहीं आते, लेकिन कोई भी देखे, जितने लोग देखे उन्हें पता चले कि भाई ये लोग कितने मेहनत से काम कर रहे हैं, और कितना मुश्किल काम है। देखिए, अपने परिवार के सुनना नहीं, उनकी कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आप जो भी कर रहे हैं वो अपने परिवार के कॉस्ट पे कर रहे हैं, आप बिना किसी पैसे के इंसेंटिव के कर रहे हैं, या आपका पैशन है कर रहे हैं। तो मैं बहुत इज्जत है मेरी जो भी सोशल वर्क, मैं तो बहुत मतलब कम करता हूँ, मेरे को सोशल वर्कर शायद कहना उन सोशल वर्कर के प्रति थोड़ा जस्टिस जो समर्पित है इसके लिए। लेकिन जी हाँ, मेरी कोशिश यही रहेगी कि सब जितने लोग आए, और मैं सभी से इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं कहूंगा कि जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपने विचार व्यक्त करना चाहता है, खुल के विचार कीजिए। जो आप कहेंगे हम बिल्कुल बिना एडिट किए आपके एक एक बात को हम लोगों के सामने रखेंगे। अच्छा बोलिए या
जो कड़वा लगे लोगों को वो भी आप बिल्कुल, जैसे अशोक जी ने बहुत सारी बातें स्पष्ट कही, और स्पष्ट बात कहने के लिए थोड़ी सी करेज चाहिए, और सोशल वर्कर्स में अगर करेज नहीं है तो फिर वो सोशल वर्क नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी एक बार फिर से। थैंक यू। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरत्न फाउंडेशन के लिए, एक्टिव एनजी के लिए, और आपके जीवन के लिए, और आपके परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमिताभ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नोएडा सोशल मूवर्स का ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात कराएंगे श्री रंजन तोमर, आरटीआई एक्टिविस्ट और प्रेसिडेंट नोरा से। तो मिलते हैं मंगलवार 8 अगस्त शाम 5 बजे। जय हिंद।